नो, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट। राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति के ऊपर क्यों विपक्षी दलों ने अविश्वास पैदा कर दिया है? देखिए, और मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं, आरोप नहीं। क्या लोकतंत्र और संविधान का जिन संस्थाओं के ऊपर जिम्मेदारी है देश और संविधान को चलाने की, वो अपना भरोसा खोते जा रहे हैं? देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। क्या इस देश में संविधान भीतर भीतर आरएसएस और बीजेपी के विचार और राजनीति दोनों से भयानक खतरे में है? आज के वीडियो में कुछ पड़ताल करके आपके लिए कुछ तथ्य लेकर आए। आखिरी तक बने रहिएगा। आप देख रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। राज्यसभा के सभापति जो इस देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, जगदीप धनखड़ के ऊपर पूरे विपक्षी दलों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। ऐसा लोकतंत्र में अब तक के देश में ये बहुत बड़ा अध्याय है। आरोप विपक्षी दल ये लगा रहे हैं कि अगर विपक्ष और की आवाज को दबाया जाएगा, उनको कोई मौका ही नहीं दिया जाएगा, कई मौकों पर विपक्ष के कामकाज पर आपत्ति जताई जाएगी, विपक्षी नेता अगर बोलने खड़े हुए तो उनका उपहास या अपमान किया जाएगा, तो फिर सदन कैसे चलेगा? इसलिए अविश्वास प्रस्ताव जगदीप धनखड़ के खिलाफ ला रहे हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि जगदीप धनखड़ विपक्षी सांसदों के भाषण में बाधा डाल रहे हैं, अपनी इच्छा के मुताबिक विशेषाधिकार प्रस्ताव ला रहे हैं, जबकि वो खुद कह चुके हैं, पीठ पर बैठे हुए वो कह चुके हैं कि वो आरएसएस के एकलव्य हैं और वे सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद जिंदगी के बड़े हिस्से इस संगठन के हिस्सा रहे हैं, आरएसएस के। आज से करीब 25 साल पहले सदस्य न होने के बाद मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। और क्यों बना? तपस्वी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, समर्पण की भावना उत्कृष्ट है, दूसरे विचार को ग्रहण करते हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि खुद के अलावा देश की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं। तो आप वो एक्सरसाइज बंद कर दो। मैंने कह दिया है, जनवरी 1994 ये तो कह रहा हूं, मैं एकलव्य तब नहीं था, मैं एकलव्य बनाऊं 25 साल पहले। सुनो, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। अनुचित व्यवहार करते हैं, सरकार के प्रवक्ता की तरह काम करते हैं, और इसलिए उनके खिलाफ सदन के बड़े लोग, विपक्षी दलों की एकजुटता के लोग, इंडिया ब्लॉक के लोग, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। दीगर है कि पिछले दिनों से कांग्रेस पार्टी अडानी के मुद्दे पर, तो अब भारतीय जनता पार्टी जॉर्ज सोरोस के मसले पर लगातार हंगामा कर रही है। कुछ दलों का, क्षेत्रीय दलों का ये कहना है कि दोनों पार्टियां हंगामा कर रही हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। इनका कहना है कि कांग्रेस बीजेपी बात नहीं होने दे रही है। समाजवादी पार्टी ने किसानों के मुद्दे पर बात की, और इस तरह से ये कोशिश की गई ये बताने के लिए कि अगर सदन ही नहीं चलेगा तो फिर देश में कामकाज कैसे आगे बढ़ेगा। तो दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, सदन चलना चाहिए। लेकिन सदन में उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति पर यह आरोप जो लगा है वो संगीन आरोप है। 25 नवंबर से शुरू हुई सदन में कई बार ये देखा गया कि जैसे लगता है कि 2 मिनट 4 मिनट के लिए लोकसभा और राज्यसभा चलती है, फिर अचानक हंगामा होता है, फिर कार्यवाही अगले कुछ घंटों के लिए स्थगित कर दी जाती है, अगले किसी दिन के लिए। बीच में कुछ दिन ऐसा आया जहां कार्यवाही चली भी, कुछ भाषण हुए भी, कामकाज आगे बढ़ा, लेकिन फिर से वो कामकाज सत्ता पक्ष की तरफ से रोका जा रहा है। ऐसे में अगर राज्यसभा के सभापति के ऊपर विपक्ष का भरोसा खो जाए
तो क्या ये लोकतंत्र के ऊपर एक गहरा संकट नहीं बन रहा है? इसका विश्लेषण आपको करना चाहिए। अब अगर पूरे प्रकरण को देखें, गौर करें, तो यह बात दीगर हो जा रही है कि देश कितने बड़े संकट की तरफ जा रहा है। अब आप तय ही नहीं कर पाएंगे कि कल को कोई पत्रकार भाजपा ज्वाइन करके पहले वो विवादित बयान दे, फिर भाजपा ज्वाइन करे, फिर नेता बन जाए, किसी सदन में पहुंच जाए। मध्य प्रदेश से लेकर के देश के कई राज्यों से ऐसी खबरें आई कि कोई जज पहले वो भाजपाई बयान दे, फिर भाजपा ज्वाइन करे और फिर वो चला जाए किसी सदन में सदस्य बन करके। अब इलाहाबाद का हाईकोर्ट वैसा ही बयान दे, और ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि अब बहुत पढ़े लिखे और बहुत जिम्मेदारी के पद पर बैठे लोग, जिनकी जिम्मेदारी देश के संविधान को निभाने की है, जब वो इतने कम्युनल, इतने कास्टिस्ट हो जाते हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आप देख रहे हैं, देश भर का कोई विश्वविद्यालय आज की तारीख में ऐसा नहीं बचा जिस कैंपस के भीतर, अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में यह प्रकरण हुआ, एबीवीपी, अगर उस कैंपस में डीयू, जेएनयू, जामिया, कहीं भी आप उठाकर देख लीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, वर्धा यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, अगर विश्व हिंदू परिषद भी कार्यक्रम करने की इजाजत मांगे तो कैंपस के कुलपति, प्रिंसिपल उस कार्यक्रम को करने के लिए इजाजत दे देंगे कि जाइए आप इस कैंपस का इस्तेमाल करिए, सेमिनार हॉल का इस्तेमाल करिए आरएसएस और बीजेपी का काम करने के लिए, उस विचारधारा पर बात करने के लिए। और अगर आप उनसे नाइत्तेफाकी रखते हैं तो आपको कैंपस का कोई भी कोना बातचीत करने के लिए नहीं मिलेगा। सिलेबस बदला जा रहा है। मैं अभी महाराष्ट्र में बैठा हूं और महाराष्ट्र में पिछले दिनों हर एक कैंपस के लिए कंपलसरी पेपर लाया गया है जिसका नाम है ज्योतिष शास्त्र। अब ज्योतिष पढ़ा जाएगा कंपलसरी, धर्म और परंपरा के नाम पर उन चीजों को पढ़ाया जाएगा। तो ये कौन सा संवैधानिक तंत्र बनेगा? विश्वविद्यालय निष्पक्ष और तटस्थ नहीं रहे, कैंपसों में आरएसएस बीजेपी घुस चुकी है, न्यायपालिका में भी अगर आरएसएस और बीजेपी घुस गई, मीडिया में भी आरएसएस बीजेपी घुस गई, राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर बैठकर एक आदमी कहता है कि मैं आरएसएस का सदस्य रहा हूं, तो संविधान यह कहता है कि तुम आरएसएस के सदस्य रहे हो तो दूसरा आरएसएस का विरोधी भी रहा हो, दोनों इस देश में संविधान के मुताबिक काम करेंगे। और संविधान से ऊपर न आरएसएस है, न बीजेपी है, न कोई भी विचार। ऐसे वक्त में लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा संकट यह हो गया है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग खुलेआम उन बातों को कह रहे हैं जिनसे देश में सौहार्द बिगड़ेगा। लोकतंत्र में बहुसंख्यकवाद नहीं है, बहुमत है। क्या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को इन दोनों में फर्क नहीं पता कि बहुसंख्यकवाद और बहुमत, इन दोनों में से कौन सी चीज से देश चल रहा है, संविधान चल रहा है? संविधान बहुमत की बात करता है चुनावी प्रक्रिया के बाद, और जिस चुनावी प्रक्रिया में सब शामिल होते हैं। हालांकि अब उस पर भी शंका होने लगी है कि ईवीएम सही है कि नहीं, इस पे भयानक विरोध हो रहा है। वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, पहले समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया, अब आम आदमी पार्टी सबूत दे रही है, चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है, उसकी विश्वसनीयता पर खतरा है। फिर भी वो चुपचाप अपना चुनाव पे चुनाव कराए जा रहे हैं, जहां जिसको जीतना है हारना है उसके निर्णय होते चले जा रहे हैं। तो क्या बहुमत और बहुसंख्यकवाद में जज को पता नहीं था? जैसे कठमुल्ला शब्द उन्होंने प्रयोग कर लिया, पुंगा पंडित क्यों नहीं, पुंगापंथी क्यों नहीं प्रयोग किया? अंधविश्वास, पाखंड हर जगह है, तो एक धर्म पर टारगेट क्यों किया जाए? जाति के नाम पर इतना विभाजन हिंदू धर्म के भीतर है, उस पर इन जज ने क्यों कोई टिप्पणी नहीं की? न्यायपालिका, और वो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उनको अपने संघी आकाओं को खुश करके किसी और जगह पर जाना होगा तो ऐसी बातें बोलनी होंगी। इस तरीके का, और दूसरी तरफ कई बाबाओं को काम पर लगा दिया गया है। लोकतंत्र के बुनियादी स्तंभ ही अगर कमजोर पड़ गए तो संविधान और लोकतंत्र कितने दिन तक महफूज रह पाएगा? कितने दिन तक सदन में कोई बोल पाएगा अगर वहां का व्यक्ति खुलेआम विपक्ष के खिलाफ अपना काम करे और विपक्षी आरोप लगाए कि हमें आपके ऊपर अब विश्वास नहीं रहा। हाई कोर्ट के जस्टिस के ऊपर महाभियोग लगाने की कोशिश की जाए, पहल की जाए, तो ये कितना इस देश के लिए खतरा है।
जिलाधिकारी को चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। और अब ये सीधे आरोप विपक्ष का लग रहा है कि जिलाधिकारी जिलाध्यक्ष बन के बीजेपी और आरएसएस के पक्ष में कई बार मैनिपुलेशन कर दे रहे हैं कि वो जिलाधिकारी कम लग रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ज्यादा लग रहे हैं। लोकतंत्र कौन सी संस्था के द्वारा बचेगा और चलेगा, संविधान कितना महफूज होगा, आपके ऊपर जरा मैं छोड़ कर ये जा रहा हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपनी टिप्पणी, अपनी राय। फिर मिलूंगा किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।